नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। हमारे लिए सबसे पहली ज़रूरत क्या है और क्या रोटी कपड़ा मकान ज़रूरी होता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन रोटी कपड़ा और मकान से भी कुछ और चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और वो ऐसी चीज़ क्या है? वो है हमारी सांसें। और सांसों के तार से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है, आप ठीक सोच रहे हैं, ये हवा, ये आबो हवा जिसमें हम जीते हैं, जिसमें हम रहते हैं। साफ शुद्ध हवा हमारी सांसों के चलते रहने की गारंटी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आप कैसी हवा में सांस लेने के लिए इन दिनों मजबूर हैं? जो स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है, खासकर दिल्ली एनसीआर के बारे में हम सब जानते हैं, आसपास के लोग जो रहते हैं, कि दिल्ली में किस हद तक वायु का प्रदूषण होता है। ये ज़रूर सोचना चाहिए कि वायु प्रदूषण में रहने के लिए हम लोग क्यों मजबूर हो रहे हैं। दिल्ली एनसीआर जैसे देश के तमाम इलाकों में रह रहे लोग हर सांस के साथ हवा में घुले जहरीले कणों को अपने फेफड़ों में समा रहे हैं। सर्दियों में दिल्ली एनसीआर में साल का एक वक्त तो ऐसा आ जाता है कि सांस लेना बहुत दूभर हो जाता है। वहीं वक्त होता है जब इस बात पर चर्चा ज्यादा होती है कि दिल्ली एनसीआर की हवा कैसी हो चुकी है। बाकी समय लोग जैसे भूल जाते हैं, लेकिन जो लोग ये भूल जाते हैं उन्हें इस ताज़ा रिपोर्ट को ज़रूर देखना और समझना चाहिए, जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। वायु की गुणवत्ता पर काम करने वाली स्विट्जरलैंड की संस्था IQAI के मुताबिक 2023 में दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी रही। दिल्ली में PM 2.5 यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का स्तर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित मानदंडों से 20 गुना ज्यादा है। सोचिए, 20 गुना ज्यादा। और ये हर सांस के साथ हमारे और आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। साल 2023 में दिल्ली में PM 2.5 का औसत स्तर 92.7 माइक्रोग्राम यानी प्रति घन मीटर मापा गया। सबसे प्रदूषित राजधानियों के मामले में दूसरे स्थान पर ढाका का है, जहां PM 2.5 80.2 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा। सिर्फ दिल्ली की बात क्या करें, 2023 में दुनिया में भारत, जी हाँ, अपना भारत तीसरा सबसे प्रदूषित देश साबित हुआ। यानी देशों की जब सूची बनती है तो भारत का नंबर तीसरे नंबर पर आता है दुनिया में सबसे अधिक प्रदूषित देशों में। दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 42 शहर अकेले भारत के हैं। 50 में से 42। ये आंकड़े परेशान करने वाले होने चाहिए, हम सब के लिए, हमारे हुक्मरानों के लिए भी। आप हैरान होंगे ये सुनकर कि बिहार का बेगूसराय दुनिया का, जी हां, बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर मापा गया है, जहां PM 2.5 का औसत स्तर बेगूसराय का जो है वो उसका औसत स्तर 118.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर मापा गया। दिल्ली एनसीआर तो हमने सुना ही था कि प्रदूषित है, लेकिन बेगूसराय जैसा शहर कैसे इतना प्रदूषित हो गया? अमूमन आदमी मान के चलता है कि छोटे शहरों में, ग्रामीण इलाकों में आबोहवा साफ सुथरी होती है, लेकिन बेगूसराय शहर की पहचान अपने उद्योग धंधों से रही है। किसी जमाने में लेफ्ट पार्टियों के दबदबे की वजह से इसे भारत का लेनिनग्राड कहा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है। लेफ्ट का दबदबा कम हो रहा है। यहाँ पर आज की तारीख में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रिफाइनरी, NFCL का फर्टिलाइजर कारखाना और NTPC का थर्मल पावर प्लांट पहले से मौजूद है। इसके अलावा बीते कुछ सालों में यहां निर्माण का काम भी अंधाधुंध चल रहा है। जगह जगह पर सड़क निर्माण का काम चल रहा है, मुख्य मार्ग खुदे पड़े हैं, और इन सभी की वजह से बेगूसराय में वायु प्रदूषण काफी बढ़ गया है। इतना बढ़ गया है कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर ये बन चुका है। इस सबसे प्रदूषित शहर के बारे में हमारे सहयोगी संतोष कुमार ने बेगूसराय के कुछ लोगों से बातचीत की है। आइए सुनते हैं बेगूसराय के बाशिंदों। कभी भी बाजार निकलते हैं और घर में भी महसूस हो रहा है, कभी आंखें लाल हो जाती हैं, कभी दम सांस लेने में कठिनाई हो रही है। तो हमारे यहाँ जो बुजुर्ग हैं उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे कॉलेज जाने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि बेगूसराय अब विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है और यहाँ पर
प्रदूषण के कारण लोगों को बहुत सारी बीमारियों, स्किन प्रॉब्लम, सांस लेने में कठिनाई हो रही है। यहाँ प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि हम लोग को बाहर निकलने में बहुत तकलीफ होता है। यहाँ पे इतना प्रदूषण, पहले हमको नहीं लगता था कि पहले यहाँ पे प्रदूषण था, पहले प्रॉब्लम होता था लेकिन पता नहीं था। आजकल खबरों में आ चुका है कि विश्व का सबसे बड़ा बेगूसराय ही प्रदूषित है। काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ जब भी मार्केट निकलती हूँ या बाहर तो सांस लेने में दिक्कत होता है, आँखों में जलन होती है। मैं चाहूँगी कि यहाँ इस पर सरकार का ध्यान जाए, इस प्रदूषित शहर को साफ़ सुथरी बनाया जाए। IQ एयर की इस ग्लोबल रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया और देश में दूसरा सबसे प्रदूषित शहर गुवाहाटी रहा, जहां PM 2.5 का औसत स्तर 105.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर मापा गया। गुवाहाटी की बात हम कर ही रहे हैं तो आपको यह भी बता दें कि असम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गुवाहाटी के लिए IQ एयर की इस रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए हैं और रिपोर्ट को गलत करार दिया है। निश्चित ही जब ऐसे आंकड़े आते हैं तो उन पर सवाल भी उठते हैं और आंकड़ों के आधार पर उन्हें चुनौती भी दी जाती है। यही नहीं, वायु प्रदूषण के मामलों में भी सियासत शुरू होने में देर नहीं लगती। हर साल नवंबर में हम ये देखते ही हैं। दिल्ली के लिए वायु प्रदूषण के जो आंकड़े आए हैं, उसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि ये राष्ट्रीय शर्म और सामूहिक चिंता का विषय है। केजरीवाल को उन्होंने 18 पॉइंट का एक लंबा पत्र लिखा, जिसका मजमू यह है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार वायु प्रदूषण से निपटने में नाकाम रही है और उसकी जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहती। उन्होंने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए वो कई बार दिल्ली सरकार को दिशा निर्देश दे चुके हैं, लेकिन हालात में सुधार नहीं हुआ है। उपराज्यपाल के इस पत्र के बाद अब केजरीवाल सरकार की ओर से भी कोई ना कोई जवाब आएगा ही। ये राजनीति होती रहेगी, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे शहरों में वायु प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ा है, जो हमारी सेहत के लिए भयानक खिलवाड़ कर रहा है। जो ताज़ा आंकड़े आए हैं उन्हें स्विट्जरलैंड की एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर ने जारी किया है, जो वायु प्रदूषण के क्षेत्र में ही काम करती है और दुनिया भर में वायु प्रदूषण के स्तर पर निगाह रखती है। IQ एयर की रिपोर्ट को तैयार करने के लिए दुनिया के 134 देशों की 7,812 जगहों में 30,000 से ज्यादा एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस के आंकड़ों का अध्ययन किया गया है और वहां PM 2.5 के स्तर को मापा गया है। वायु प्रदूषण की जब बात होती है तो कई गैसों और धुओं में मौजूद हानिकारक कणों के औसत स्तर से ज्यादा होने पर हवा को प्रदूषित कहा जाता है। इस प्रदूषण में हवा में मौजूद वो बेहद सूक्ष्म कण यानी एरोसोल पार्टिकल्स सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं, जिन्हें PM 2.5 या PM 10 के स्तर पर मापा जाता है। इनमें भी PM 2.5 का स्तर ज्यादा खतरनाक साबित होता है। PM 2.5 का अर्थ एक बार फिर मैं आपको बताता हूं। इसका अर्थ है पार्टिकुलेट मैटर 2.5, जिसका व्यास 2.5 माइक्रोन से कम हो। लेकिन इतने से हमारे दिमाग में इस कण की बारीकी की तस्वीर नहीं बनेगी, तो इसे हमारे बालों के साथ तुलना से आप समझ सकते हैं। इंसान के बाल का व्यास, एक बाल का व्यास करीब 100 माइक्रोमीटर या माइक्रोन होता है। सोचिए बाल कितना पतला होता है और वो भी PM 2.5 से 40 गुना मोटा होता है। इससे अंदाजा आ जाएगा कि PM 2.5 कितना सूक्ष्म होता है। इतना सूक्ष्म होने के कारण ही PM 2.5 जब सांस के जरिए हमारे शरीर में वो कण पहुंचते हैं तो हमारे फेफड़ों के अंदर गहराई में जमा होता जाता है। PM 10 का अर्थ है पार्टिकुलेट मैटर 10, यानी ऐसा कण जिसका व्यास 10 माइक्रोन से कम हो, जबकि PM 10 इतने अंदर तक नहीं पहुंच पाता है कि हमारे फेफड़ों के ऊपरी हिस्से में बड़ी नलियों में ही जमा हो जाता है। फेफड़ों के भीतर तक पहुंच जाने के कारण PM 2.5 हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। प्रति घन मीटर हवा में इन कणों का औसत स्तर मापा जाता है, जिससे ये पता चलता है कि हवा कितनी प्रदूषित हो चुकी है। तो हवा में मौजूद इतने खतरनाक कणों को सांस के जरिए हम हर पल अपने भीतर पहुंचा रहे हैं। हमने बताया कि IQ एयर के मुताबिक राजधानी के तौर पर दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी रही और एक शहर के तौर पर बिहार का बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा। अब और कुछ शहरों की जानकारी आपको दे देते हैं।
दिल्ली के राजधानी क्षेत्र के अलावा अगर पूरे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की बात करें यानी एनसीआर रीजन की बात करें तो पीएम 2.5 के स्तर 102.1 माइक्रोन प्रति घन मीटर के साथ शहरों में यह तीसरे स्थान पर है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के बाद ग्रेटर नोएडा का नंबर रहा। यहां पर 88.6 माइक्रोन प्रति घन मीटर के साथ दुनिया के 11वें नंबर पर आया है। गुरुग्राम 17वें स्थान पर 84 माइक्रोन प्रति घन मीटर के साथ रहा। ये आंकड़े क्या बताते हैं? क्या बढ़ता औद्योगिकीकरण इसके लिए जिम्मेदार है या निर्माण की गतिविधियां या फिर गाड़ियों के धुएं से होने वाला प्रदूषण? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पीएम 2.5 का स्तर 2023 में 10% बढ़ा है और यह सबसे अधिक रहा था नवंबर के महीने में। नवंबर में पीएम 2.5 का स्तर औसत स्तर 255 रहा। यह वही समय होता है जब पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में पराली जलने का असर दिल्ली में दिखाई देता है। इसके अलावा दिसंबर के दूसरे हफ्ते से मध्य जनवरी तक भी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा दिखाई देता है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह गाड़ियों और उद्योगों से निकलने वाला धुआं होता है। तो दूसरी वजह यह भी होती है कि इस दौरान तापमान काफी कम हो जाता है और हवा बिल्कुल नहीं चल पाती, जिससे ये स्मॉग या धुआं सा हवा में नीचे लटका सा रहता है और हमारी सांसों में घुलता रहता है। IQ एयर की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में गाड़ियों से निकलने वाला धुआं पीएम 2.5 के 40% के लिए जिम्मेदार है। यानी हमारा आप जो गाड़ी चलाते हैं उसका जो धुआं निकलता है वो एक बहुत बड़ी वजह है प्रदूषण की। बीते एक दशक में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्रीय और राज्य स्तर पर कई नई कोशिशें हुई हैं, जिसे 2016 में केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर के लिए ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू किया। हर सर्दियों में जैसे प्रदूषण का स्तर सामान्य से ज्यादा होता है और गंभीर और अति गंभीर की श्रेणी में चला जाता है तो इस एक्शन प्लान के मुताबिक कदम सरकार उठाती है। जैसे निर्माण के काम बंद कर दिए जाते हैं, गाड़ियों के लिए ऑड और इवन का सिस्टम लागू कर दिया जाता है, पानी का छिड़काव जगह जगह शुरू हो जाता है, प्रदूषण फैलने वाली औद्योगिक इकाइयों पर पाबंदियां लगा दी जाती हैं, वायु गुणवत्ता पर निगाह रखने के लिए CAQCAM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट वायु प्रदूषण घटाने के लिए ग्रैप के तमाम चरणों को लागू करता है। इसके बावजूद दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी रहती है। यह हालात देश के तमाम और शहरों के भी हैं। दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 42 शहरों का शामिल होना आम लोगों की नहीं, सरकार के लिए भी बड़ी चिंता की बात है। इस चिंताजनक मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुमिता रॉय चौधरी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम वक्त निकालने के लिए। हर साल की तरह इस बार भी प्रदूषण पर यह अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट आई है। दिल्ली इस बार दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी रही है। प्रदूषण पर रोकथाम के तमाम दावों के बावजूद दिल्ली में हालात क्यों नहीं सुधरते हैं? देखिए, ये बहुत एक गंभीर सवाल है और ये थोड़ा समझना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप पूरी जो इंडो गैंजेटिक प्लेन और नॉर्दर्न इंडिया को अगर आप देखें तो दिल्ली एनसीआर सबसे ज़्यादा प्रदूषित इसी कारण है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी है और उसके साथ साथ पूरी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब हुआ कि कॉन्सेंट्रेटेड पोल्यूशन और एमिशंस जो हैं वो भी मात्रा से कई ज़्यादा है। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि दिल्ली में काफ़ी कुछ करने के बावजूद भी प्रदूषण की मात्रा उतना नहीं घट रहा है जितना होना चाहिए। एक तरफ देखिए, दिल्ली ने जो जिस तरीके के कदम उठाए हैं, आज इस देश में और कोई शहर नहीं है जो उस तरीके के कदम लिए हैं। जैसे सारे कोयले में चलने वाले जो पावर प्लांट्स है वो बंद हो चुके हैं। पूरी लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट CNG पे है। अभी इलेक्ट्रिक की गाड़ियां भी बढ़ना शुरू हो गया है। पुराने गाड़ियों को हटाया गया है। ट्रकों पर काफ़ी रोक है। उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल इलाके हैं वहाँ पे नेचुरल गैस का पूरा इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। कोयले को हटाया गया है। हाँ, अभी भी स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल जो नॉन कन्फर्मिंग एरियाज है वो अभी भी कुछ वो गंदे ईंधन अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब जब इतना कुछ हुआ है तो हमने देखा है कि पिछले 5-6 सालों में दिल्ली की जो एनुअल PM 2.5 ट्रेंड है वो लगातार घट रहा था।
ऐसा नहीं कि वो बढ़ रहा था। पर इतना कुछ करने के बाद भी जितना भी घटा है, हमें और भी काफी ज्यादा घटाना होगा, क्योंकि अगर 25-30% तक अगर इम्प्रूवमेंट हुआ होगा, पर अभी भी हमें 60% तक और भी कम करना होगा, कि अगर साफ हवा के लिए मानक को अगर हम मीट करना चाहते हैं। जी, तो प्रदूषण के मामले में बड़े शहरों की बात तो होती है, लेकिन इस बार तो बिहार का काफ़ी छोटा ज़िला दिल्ली के मुकाबले बेगूसराय वो सबसे प्रदूषित शहरों में निकलकर सामने आया है। तुलनात्मक तौर पर इन छोटे शहरों के इस लिस्ट में इतना आगे आने की क्या वजह आपको दिखाई देती है? देखिए, ये तो हमने भी देखा कि जो सीबीसीबी के जो आंकड़े हैं, जब हमने अभी 2023 का जब हमने ट्रेंड एनालिसिस की, हमारे एनालिसिस में भी बेगूसराय और बिहार के जो बाकी शहरें हैं, मतलब बिहार में ही पूरी इंडो गैंजेटिक प्लेन को अगर आप देखें, तो बिहार में भी दिल्ली एनसीआर के बाद बिहार में सबसे ज्यादा प्रदूषण था। तो आप यही कहेंगे कि देखिए, जो बड़े शहरों में जहाँ पे कुछ जागरूकता है, जहाँ पे रिसोर्सेस हैं, कुछ काम हो रहा है, तो वहां पर तो फिर भी ठीक प्रदूषण है ज्यादा, पर कुछ काम तो हो रहा है। पर जो बाकी छोटे शहर हैं, जहाँ पे अभी शहरीकरण काफी तेजी से हो रहा है, गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, जो चारों ओर उद्योग, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो इसका सबका जो असर ये छोटे छोटे शहरों पर हो रहा है, वो काफी गंभीर है। तो अब यही है टेम्पलेट, कि हम किस तरीके से देखें कि सिर्फ ये एक शहर, सिटी आफ्टर सिटी को हम ना देखें, पर पूरे रीजनल लेवल पे लाके जो छोटे छोटे इतने सारे शहरें हैं, एक क्लस्टर के हिसाब से हम कैसे इनके लिए एक्शन प्लान बनाएं, और कुछ जो प्रायोरिटी एक्शन है, जैसे हम कहते हैं एनर्जी ट्रांजिशन की, साफ ईंधन के तरफ कैसे इंडस्ट्री और गाड़ियां जल्दी से ट्रांजिशन करें। उसके साथ साथ जो मोबिलिटी ट्रांजिशन है, कि हम गाड़ियों की संख्या को कैसे कम करें, जो पुरानी गाड़ियां हैं उसको कैसे हटाएं, और जो इलेक्ट्रिफिकेशन जीरो एमिशन गाड़ियां हैं उनको कैसे लाएं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कैसे सुधार लाएं, उसके जी, लिए हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है। छोटे शहर के लिए भी ये ढांचा बनाना है। प्रदूषण के मामले में तो लगता है कि उत्तर पूर्व के राज्यों में इससे कुछ हद तक छुटकारा होगा, लेकिन आईक्यू एयर की रिपोर्ट में तो गुवाहाटी को दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। हालांकि असम के सरकार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आईक्यू एयर के आंकड़ों को गलत बताया है। इस मामले में आपका क्या कहना है? जी, तो देखिए, अब यहाँ पे दो आंकड़ों में अगर कोई फर्क है, वो तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या फर्क है। पर इतना समझ तो हम लोगों को आ रहा है, क्योंकि हम जब नॉर्थ ईस्ट का जब देख रहे हैं कि आज जो गुवाहाटी है, ये काफी विकासशील हो चुका है, वहाँ पे काफी प्रोग्रेस हुआ है, अर्बनाइजेशन, मोटराइजेशन, ये बहुत तेजी से ये बढ़ रहे हैं, और ये एक वैली में है। ये हमें समझना होगा कि उसकी जो एक जियोग्राफिक डिसएडवांटेज ये है, कि जो गुवाहाटी है वो एक वैली में है और उसके चारों ओर पहाड़ हैं। तो इससे जो प्रदूषण जो भी हो रहा है शहर में, वो ऐसा भी है होगा कि वो दिल्ली से कम है, पर फिर भी क्योंकि उनकी जो एक जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज है और जो मीटरोलॉजिकल इश्यूज हैं, उसके कारण वो कॉन्सेंट्रेशन वो बढ़ता है। तो अब ये जो है, ये एक वार्निंग बेल है, कि हाँ, एक हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे यहाँ पे इन ऐसे शहरों में भी प्रदूषण बढ़ रहा है, पर इसका मैसेज यही है कि हम जो ये शहरों में जो आज नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत जो क्लीन एयर एक्शन प्लान्स जो बनाए जा रहे हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत सख्ती के साथ, तेजी के साथ किया जाए, और एक मल्टी सेक्टर अप्रोच को लेके सिर्फ धूल पर ध्यान मत दीजिए, पर जो प्रदूषण इंडस्ट्री से निकल रहा है, गाड़ियों से, और जो ये सारे वेस्ट जलाने के कारण, कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि ये सारे जो शहरीकरण हो रहा है, कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो ये सारे सोर्सेस के ऊपर हमें अभी से ध्यान देना होगा, ताकि गुवाहाटी एक और दिल्ली ना बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुमिता मैम हमसे बातचीत करने के लिए, थैंक यू। और आइए बात करते हैं एक और ऐसे मुद्दे की, वो भी सेहत से सीधे तौर पर जुड़ा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। अभी हम सांस की बात कर रहे थे, अब हम आपके फिटनेस की बात करते हैं। दिल में कितनी बार या कितने घंटे के अंदर खाने का हमारे दिल की सेहत से क्या संबंध है? इन दिनों लोग सेहत बनाए रखने के लिए
मोटापा घटाने के लिए खाने को दिन के कुछ घंटों तक, यानी जब खाना खाते हैं उसको कुछ घंटों तक सीमित कर देते हैं, जिसे टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग कहा जाता है। ये एक तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग, आजकल ये बड़ा पॉपुलर शब्द हो गया है, इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें लोग खाने को 4 से 12 घंटे के भीतर सीमित कर देते हैं और बाकी समय कुछ नहीं खाते, खाली पेट रहते हैं। कई लोग 8 घंटे के अंदर ही खाना खाते हैं और 16 घंटे उपवास रखते हैं। इसी को इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहा जाता है। और शायद इन 8 घंटों में तो सब कुछ खाएंगे, लेकिन 16 घंटों में कुछ भी नहीं खाते हैं। कई लोगों के बीच सेहत बनाए रखने के लिए ये चलन काफ़ी तेज़ी से इन दिनों पॉपुलर हुआ है। लेकिन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एपिडेमियोलॉजी एंड प्रिवेंशन की एक ताज़ा रिसर्च इस पर सवाल खड़े करती है। इस रिपोर्ट के तहत 20,000 वयस्कों का अध्ययन किया गया, जिसमें यह पता चला कि जो लोग 8 घंटे के अंदर खाना खाते हैं, यानी इस तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, उनमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज यानी दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बाकियों से 91% 91% ज़्यादा होता है। जिन लोगों को दिल की बीमारी या कैंसर है, वो ऐसा अगर करते हैं तो उन्हें दिल की बीमारियों से मौत का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। इस अध्ययन के मुताबिक जो लोग 12 से 16 घंटे के अंदर खाना खाते हैं, उनके मुकाबले 8 घंटे के अंदर खाना खाने लेने वाले लोगों के ज़्यादा जीने जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। समयबद्ध खाने से लोगों की आयु बढ़ने का संबंध नहीं देखा गया है। जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं, उनके रोज 16 घंटे से ज़्यादा समय के अंदर खाने से कैंसर से उनकी मृत्यु का खतरा कम है। इस रिसर्च के बाद कई नए सवाल खड़े होंगे, कई नए खंडन आएंगे, कई नए दावे होंगे, लेकिन ज़रूरी यह है हम जानें कि दिल की सेहत का ख्याल रखने के लिए क्या ज़रूरी है। और इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन और इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट लंग्स डिजीजेज रिसर्च सेंटर के चेयरमैन डॉक्टर राहुल चंदोला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, वक्त निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। पहला सवाल डॉक्टर चंदोला यही कि लोग आजकल जमकर डाइट कर रहे हैं, कोई कीटो डाइट कर रहा है, कोई इंटरमिटेंट डाइट कर रहा है। सेहतमंद रहने के लिए 8 घंटे में ही खाना खाने और बाकी घंटे फास्टिंग की बात करते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट इस पर सवाल खड़े करती है। इस पर आपको क्या कहना है? कीटो डाइट जो ये है, जो टाइम रिस्ट्रिक्टेड डाइट है, ये आपके सर्केडियन रिदम को जो है फॉलो करते हुए दिन में जितने भी आप जो है टाइम तक जो है बहुत एक्टिव हैं, उतने टाइम में आप खाना खाइए। एंड रेस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू आर रेस्टिंग या फिर सो रहे हैं, उस टाइम पे आपने जो है एकदम एब्सोल्यूट फास्टिंग करनी है। प्रॉब्लम क्या है कि आपकी डाइट इसमें जो है जितने टाइम आप खा रहे हैं 4 आवर्स या 6 आवर्स, उसमें कोई कैलोरी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सो लोग जो है कैलोरीज कुछ भी ले रहे हैं, जो लेना चाहते हैं लेते हैं, एंड दे थिंक दैट मोस्ट ऑफ द डेज टाइम दे आर फास्टिंग, सो दिस इज बेटर, बट इट डजंट वर्क्स लाइक दैट। ऐसा नहीं होता है। आपको जो है जो खा रहे हैं वो उसकी क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। आप क्या ले रहे हैं, आपको इंपॉर्टेंट है हेल्दी हार्ट डाइट लेनी है। हेल्दी हार्ट डाइट जो है वो है लो कैलोरी, गुड प्रोटीन्स, हाई डाइट रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, एंड ऑल्सो डाइट विच इज लो इन सैचुरेटेड फैट्स एंड ट्रांस फैट्स। सो ये एक हेल्दी हार्ट डाइट होती है। सो उसको फॉलो करना जरूरी है। टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग का ज्यादा वैल्यू नहीं है, और यही चीज जो है इस रिसर्च ने भी प्रूव किया है। यस, इट इज डिफरेंट फ्रॉम फास्टिंग। जो एब्सोल्यूट फास्टिंग हम लोग फॉलो करते हैं कि अगर जो है आपने हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग रखा है या 2 दिन फास्टिंग रखा है, दैट क्लियरली हैज मेनी मोर बेनिफिट्स। बट ड्यूरिंग अ डे, वो जो टाइम रेस्ट्रिक्टेड कि आप 24 घंटे में 4 घंटे में जो खाना है खा लीजिए, बाकी टाइम पे नहीं खाएंगे, उसके कोई बेनिफिट नहीं है। ऑन द अदर हैंड, इस स्टडी ने ये प्रूव कर दिया है कि कार्डियोवैस्कुलर रिस्क ऑफ डेथ इज वे मोर इन पीपल हु आर फॉलोइंग टाइम रिस्ट्रिक्टेड डाइट। तो डॉक्टर चंदोला, आप भी बता रहे हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से या कीटो से उतना ज़्यादा फायदा नहीं है। सवाल यही है कि दिल सेहतमंद रहे, इसके लिए कैसा खाना खाना चाहिए और दिन में कितनी बार खाना चाहिए?
हम लोग साउथ ईस्ट एशियंस वैसे भी जो है वेस्टर्न पॉपुलेशन से ज्यादा प्रोन है हार्ट डिजीज के लिए, जेनेटिकली मोर प्रोन। और हम लोगों में जो डिजीज होती है वो एटलीस्ट 1 डेकेड पहले होती है। एज अ रिजल्ट, अगर वेस्टर्न पॉपुलेशन में 60 साल या उसके बाद जो है ज्यादातर लोगों को जो है हार्ट की डिजीज होती है, अपने इंडियंस में जो है वो 50 के डेकेड से ही जो है शुरू हो जाती है। सो ये थोड़े डिफरेंसेस हैं, डेमोग्राफिक डिफरेंसेस हैं, जेनेटिक डिफरेंसेस हैं, फिर हमारी डाइटरी हैबिट्स और वो सब जो चेंज हुई, इनकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम्स ज्यादा शुरू हुई हैं। अब लेकिन उसको जो है कंट्रोल करने के लिए हमें जरूरी है कि ये समझना कि क्या हेल्दी है, क्या हमें खाना है ना, और किस तरह से जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, इसका जो है बहुत ध्यान रखना है। हर व्यक्ति को अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। सो हेल्दी हार्ट डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी हार्ट डाइट में जो है आपको वो खाना जो कैलोरी रिच ना हो, हाई एनर्जी डाइट्स ना हो, बहुत ज्यादा रोटी चावल आलू ये सब जो है खाने में नहीं होने चाहिए। खाने में जो है आप अगर लेते हैं तो बहुत थोड़ा जो है कैलोरीज, जितना कैलोरीज आपकी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स के लिए जरूरी है उतना लें। ज्यादा कोशिश करें कि ये फ्राइड फूड, जो आपके प्रोसेस्ड फूड हैं, ये एकदम अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि इनमें जो है सैचुरेटेड फूड होता है, सैचुरेटेड फैट होता है, ट्रांस फैट होता है। जितनी भी ये स्नैक्स हैं या प्रोसेस्ड फूड है, नमकीन हो गया, भुजिया हो गई, कुकीज हो गई, इन सब में जो है ट्रांस फैट काफी होता है। तो ये सब अवॉइड करना है। अपने खाने में जो है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की मात्रा ज्यादा रखनी है। आप फिश कंज्यूम कर सकते हैं, 2 से 3 सर्विंग हर हफ्ते जो है फिश इज ऑलवेज बेनिफिशियल। आपको जो है रेड मीट अवॉइड करने हैं। मीट और नॉन वेजिटेरियन फूड खाने का जो है अगर शौक है तो उसमें रेड मीट अवॉइड करें। तो जैसे जो है आपका मटन हो गया, बीफ हो गया, इसको अवॉइड करना है। चिकन लिया जा सकता है। फिश इज ऑल्सो गुड फॉर हार्ट, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड होती हैं उसमें, वो हार्ट के लिए हेल्दी होती हैं। शुक्रिया डॉक्टर चंदुला हमसे बात करने के लिए, बड़े अच्छे आसान शब्दों में समझाने के लिए। और अब बात सियासी उठापटक की कर लेते हैं। चुनाव है तो इसका जायजा लेते रहना भी जरूरी है। तो पहले आज का अपडेट चुनावी हलचल का आपको दे देते हैं। 18वीं लोकसभा के गठन की दिशा में 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन का काम आज से शुरू हो गया है। पहले चरण में 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा, जिनके लिए नामांकन शुरू हो चुका है। 19 अप्रैल को पुडुचेरी की 1, मिजोरम की 1, मेघालय की 2, मणिपुर की 2, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 5, अरुणाचल प्रदेश की 2, असम की 5, बिहार की 4, छत्तीसगढ़ की 1, जम्मू कश्मीर की 1, लक्षद्वीप की 1, राजस्थान की 12, सिक्किम की 1, तमिलनाडु की सभी 39, त्रिपुरा की 1, उत्तराखंड की सभी 5, उत्तर प्रदेश की 8, बंगाल की 3, नागालैंड की 1, अंडमान निकोबार की 1 सीट शामिल है। ये वो 102 सीटें जिन पर आज नामांकन का काम शुरू हुआ है। इसके साथ ही सियासी जमीन पर भी गठबंधन और दलों के विलय की खबर अब तेजी से सामने आई है। जैसे कि कांग्रेस ने आज 1, 2 नहीं 4 अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बारी बार दिन भर 4 नेताओं को कांग्रेस में शामिल कराया गया। बीएसपी के पूर्व सांसद दानिश अली कांग्रेस में शामिल हुए। यूपी के अमरोहा से सांसद रहे दानिश अली को बीएसपी ने निष्कासित कर दिया था। बिहार से नेता और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी यानी जेएपी, जिसको जाप भी कहते हैं, उसका कांग्रेस में विलय कर लिया। झारखंड की मांडू सीट से बीजेपी के विधायक जयप्रकाश सिंह पटेल भी कांग्रेस में आज शामिल हो गए। जम्मू के नेता और कांग्रेस में रह चुके पूर्व सांसद लाल सिंह भी आज वापस कांग्रेस में लौट आए हैं। कांग्रेस में आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी चली, जिसमें राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की सीटों पर मंथन हुआ। इसके साथ ही जिन सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है, उन सबके नाम अब बहुत जल्द तीसरी सूची के तौर पर कांग्रेस पार्टी जारी कर देगी। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी में भी आज अलग अलग राज्यों में गठबंधनों को अंतिम रूप देने का काम बहुत तेजी से हुआ है। कर्नाटक में जेडीएस के साथ मान मनोबल का दौर पूरा हुआ। देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस राज्य की 28 सीटों में से 3 सीटों पर लड़ेगी और देवेगौड़ा के दामाद बीजेपी के टिकट पर अब चुनाव लड़ेंगे। जेडीएस 4 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन 3+1 का ये फॉर्मूला निकालकर अब जेडीएस मान गई है। बीजेपी के खाते में ऐसे में अब 25 सीटें आई हैं।
लेकिन कर्नाटक में बीजेपी के दो बड़े नेता ईश्वरप्पा और सदानंद गौड़ा पार्टी आलाकमान से नाराज हैं और वो पार्टी छोड़कर बागी के तौर पर चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। उन दोनों को ही मनाने का काम अभी चल रहा है। बीजेपी ने कुछ राज्यों में अपने पार्टी के बढ़ते कदमों में कोई रुकावट ना आए तो कुछ पुराने सहयोगियों को अपने से अलग भी कर दिया है। जैसे पशुपति पारस की एलजेपी को बाहर निकाल दिया, छोड़ दिया, और दुष्यंत चौटाला की जेजेपी से भी बीजेपी ने किनारा कर लिया है। हरियाणा में 4.5 साल पुराना गठबंधन रातों रात जेजेपी और बीजेपी ने तोड़ दिया। अचानक सरकार बदल गई और बीजेपी ने अपना नया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बना दिया। जेजेपी और बीजेपी के बीच सियासी तलाक इतनी समझदारी के साथ हुआ कि अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि दोनों दल आगे जाकर फिर साथ आ सकते हैं क्या। इसी मुद्दे पर अब से कुछ देर पहले मैंने बात की है पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से। ये उनका पहला इंटरव्यू है सरकार से बाहर निकलने के बाद। सुनते हैं इस बातचीत के कुछ खास अंश। मैं बात कर रहा हूं दुष्यंत चौटाला साहब की, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चंडीगढ़ से हैं, हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री, जेजेपी पार्टी के बड़े नेता। बहुत बहुत स्वागत है आपका दुष्यंत साहब एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। और एक हफ्ते बाद हम लोग क्योंकि बात कर पा रहे हैं तो मैं शुरुआत बातचीत का सिलसिला एक हफ्ते पहले से ही करता हूं। ऐसा क्या हुआ, इतनी अच्छी चलती सरकार, इतनी अच्छी चलती दोस्ती, सब कुछ स्मूथ चल रहा था, एक परिवार का हिस्सा आप लोग लगते थे, अचानक एक दिन में सब खेल बिगड़ गया, क्यों? सुमित जी, एनडीए के अंदर कई दौर की चर्चाएं हुई और लोकसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए सीट शेयरिंग के ऊपर जहां हमारी सहमति नहीं बनी, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया कि प्रदेश की सरकार को पूरी तौर पर चेंज किया जाए। और हमने स्पष्ट इस चीज़ के अंदर कहा कि हम नई सरकार का फिर हिस्सा नहीं बनेंगे। बीजेपी जिसके पास 10 की 10 लोकसभा सीटें थी, वो क्यों जेजेपी को एक भी सीट देगी? आपको क्यों लगता था कि बीजेपी आपकी मांग के आगे झुक जाएगी? देखिए, जहाँ सीट शेयरिंग की बात थी सुमित जी, वहाँ पर हमने बारी बारी ये विषय रखा था, क्योंकि 2014 में मैं हिसार से सांसद रहा हूँ, उससे पहले चौधरी अजय सिंह चौटाला जी भिवानी लोकसभा से सांसद रहे हैं। हमारा कैडर आज ये चाहता था कि उन 2 लोकसभा सीटों को मजबूती से लड़ें और उस कैडर की सोच के अनुसार ही संगठन चलते हैं। आज के दिन कोई सांसद बनता है, कोई विधायक बनता है तो कैडर की मजबूती के साथ बनता है, मगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अंत में ये निर्णय भी किया कि अगर एक भी सीट हम नहीं लेते तो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बुढ़ापा पेंशन है उसको 5100 रुपये कर दिए जाए। और उसके उपरांत अगले दिन यही समाचार आता है कि पूरी गवर्नमेंट को ही बदला जा रहा है। किस सीट को लेकर बातचीत बिगड़ी आपकी और बीजेपी के बीच? कोई एक सीट रोहतक की, सिरसा की, कहाँ की? देखिए, सबसे प्राथमिकता तो हमारी हिसार और महेंद्रगढ़ भिवानी है और उसके अंदर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी भी सांसद रहे हैं। मैं स्वयं 2014 में जब आप कवर करते थे दिल्ली को, उस समय मैं सांसद रहा हूँ और पार्लियामेंट के अंदर पार्टी की रिप्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण है। फिर ये तलाक सिर्फ एक सीट के पीछे हो गया? जहाँ तलाक की बात है, कौन सा हम लड़ाई कर कर अलग हुए हैं? यही तो मैं बोल रहा हूँ। राजनीतिक तौर पर संगठन बढ़ाना और संगठन को मजबूती से आगे बढ़ाना, ये मुझे लगता है हर पॉलिटिकल पार्टी की सोच है। एक दौर था बीजेपी 2 सीटों पर थी, आज 303 पर है। वो संगठन को बढ़ाने की सोच से काम किया है। तो ये मैं मान सकता हूँ दुष्यंत जी कि आने वाले वक्त में भाजपा के साथ दोबारा जाने में आपको तकलीफ नहीं है, सब कुछ अच्छा है, यादें मीठी हैं। आने वाला वक्त क्या होगा, कैसा होगा, मैं तो कोई ज्योतिष नहीं हूँ इसके भविष्यवाणी कर पाऊँ। हमारे बीच में कोई ऐसी लड़ाई झगड़े नहीं हुए जिसके अंदर कैबिनेट मीटिंग में कोई कागज फेंके हों, हमने कोई पब्लिकली आकर एक दूसरे पर एलिगेशन लगाए हों। हमने दोनों ने एक ही विजन रखा था कि प्रदेश आगे चले और इसीलिए मैं मानता हूँ 4.5 साल हमने स्टेबलाइज गवर्नमेंट स्टेट को दी। तो अच्छा, मुझे आपने पॉइंट दे दिया। तो आपका दुश्मन नंबर 1 सियासत में कौन है? चुनाव में जाएंगे, कैंपेन में, तो किसकी आलोचना करेंगे? राजनीति के अंदर मैदान में जो सामने खड़ा होता है वो मेरे ख्याल से वही दुश्मन होता है। तो वहाँ तो उसके 4 अंदर हैं। आप छटनी नहीं कर सकते वहाँ कि तो ये अब दुश्मन तो आपका 3 है, मजबूत भाजपा है, है, ये दुश्मन कांग्रेस है, इनलो है, तो कौन सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा दुश्मन कौन है आपका?
नहीं, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ बसपा भी आए। राजनीतिक तौर पर सभी प्रतिद्वंदी है और सबके सामने मजबूती से चुनाव लड़ेगी तो जननायक दुश्मन जनता नंबर 1 कौन सा दुष्यंत जी? दुश्मन नंबर 1 मेरे लिए तो अभी मैं कह के हटाऊं सारे बराबर हैं। तो ये जो आपके विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि ये ठगबंधन है, ये अंडरस्टैंडिंग के साथ अलग हुआ है, इसमें दरअसल जाटों के वोट बैंक को डिवाइड करना है और बीजेपी को सरकार बनाने में मदद करना है। हम तो 36 बिरादरी में काम करेंगे, कोई एक वोट शेयर की मजबूती नहीं है। आज किसान की हो, कमेरे की हो, मजदूर की हो, छोटे दुकानदार की हो, ये सारी सोच को हम आगे लेकर चले। देश की राजनीति के लिए एक मैं क्विक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, देश की राजनीति के लिए कौन आगे ले जाने के लिए कौन ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी नए प्रधानमंत्री के तौर पर? आपकी चॉइस और क्यों? मैं तो दोनों को अभी रेट नहीं करूंगा। मुझे लगता है ये 70 दिन का जो दौर है जनता रेट करेगी और पहले सांसदों को करेगी और सांसद बहुमत से अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे। तो क्या इसका मतलब है कि कांग्रेस के साथ भी आप नज़दीकियां बढ़ा सकते हैं, इंडिया ब्लॉक के साथ? मैं भविष्य में क्या होता है शायद इसकी प्रेडिक्शन ना कर पाऊँ। तो दादाजी की पार्टी, चाचा जी की पार्टी, पिताजी की पार्टी, माताजी विधायक, बेटे डिप्टी सीएम, एक बेटा शायद चुनाव लड़ेंगे सुना जा रहा है लोकसभा का, आपके छोटे भाई दिग्विजय। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि इतना सारा परिवार ही दिख रहा है, पूरा चारों तरफ चौटाला परिवार ही दिख रहा है। तो परिवारवाद इस देश की राजनीति में मुद्दा नहीं है। परिवारवाद बीजेपी ने जो मुद्दा बनाया वो गलत बना रखा है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की या राज्यसभा के अंदर भी इस पे जवाब दिया था। उनका ये कहना था कि एक ही परिवार के सब लोग के पास पार्टी नहीं जा सकती, अपने नेतृत्व को चुनती है। जी बोलिए, आप बोलिए। देखो आज के दिन मैं तो ये मानता हूं कि अगर जनता के मत के अधिकार से डेमोक्रेसी में कोई चिन्हित होके आता है, ये इलेक्ट्रोल का मत है और इलेक्ट्रोल अगर चाहते हैं कि अपने मत से अपने नेता को नेतृत्व दे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तो परिवार ही होता है जो वोट डाल के आता है। आज लोकसभा के अंदर हरियाणा में एवरेज 17 लाख वोटर्स हैं, 10 लोकसभा सीटें हैं और 17 लाख वोटों में मेजॉरिटी वो जो परिवार है वो जुड़ के वोट डालेगा, तभी जाके हम इलेक्ट होंगे, और वोट नहीं डालेगा तो हम हार जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत साहब बात करने के लिए, आपने ईमानदारी से बात की। शुभकामनाएं इन चुनावों को लेकर। अब हमारी नज़र रहेगी कि हरियाणा की 10 में से कितनी लोकसभा सीटों पर आप लड़ रहे हैं और कितनी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि ये गठबंधन से जो टूटा है ये आपस में कहीं ना कहीं कोई समझदारी के तहत टूटा हुआ है। तो हम उस आलोचक की तरह भी आपके चुनाव को ज़रूर देखना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। क्या आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ अपनी फिटनेस के लिए व्रत रखते हैं? उनका चीट डे भी होता है, लेकिन उसमें वो खाते क्या हैं? जानना चाहते हैं तो देखिए हमारे सीनियर एडिटर लीगल अफेयर्स आशीष भार्गव के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का ये बेहद दिलचस्प हिस्सा। लोग जानना चाहते हैं आप खाते क्या हैं, तो साबूदाना और रामदाना जो यूपी में बोला, उसकी बड़ी चर्चा हुई। उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया कि चंद्रचूड़ साहिब जो है वो रामदाना खाते हैं, साबूदाना खाते हैं। आशीष, रामदाना हाँ, साबूदाना नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में साबूदाने की खिचड़ी बनती है खासतौर पर व्रत के दिन। तो पर मैं ज़्यादा करके रामदाना खाता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 25 साल से मैं सोमवार का व्रत रखता हूँ। पर हमारे यहाँ हम महाराष्ट्र में ख़ास तौर पे रामदाना ज़रूर लेते हैं। वी कॉल इट लाया इन मराठी, इट्स कॉल्ड amaranth in English, and surprisingly, you know, it's such a light cereal that if you blow, it will blow away, but it is one of the most healthy cereals that you can imagine. So I have my own preferences. I do have some cheat days also when I don't follow a very strict diet. But overall, you know, so long as you keep your mind
under control, I think that solves a lot of your problems. चीट डे में क्या पसंद है सर आपको खाने में? Well, ice cream. तो खबरों की खबर में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।